हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभिन्न सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेके आता हूं। इसी श्रृंखला में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की मैं आज आपके लिए लेके आया हूं फ्लूइडाइज्ड बेड एंड फिक्स्ड बेड रिएक्टर्स। ये केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको फिक्स्ड बेड रिएक्टर और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर के बारे में पता चलेगा कि दोनों क्या होते हैं, दोनों की वर्किंग क्या होती है, यूजेस क्या है और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे वीडियोस आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फिक्स्ड बेड एंड फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिएक्टर क्या होता है। रिएक्टर एक वेसल होता है जिसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शन के माध्यम से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। दोबारा बताता हूं कि रिएक्टर एक वो वेसल है या कंटेनर है जिसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिएक्शन होती है और इन रिएक्शन के माध्यम से ही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टर के क्लासिफिकेशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्टर और आइडल रिएक्टर्स, बैच, सेमी बैच, प्लग फ्लो रिएक्टर, CSTR, इनके यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इनके बारे में मैंने बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड बेड और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर की, तो चलते हैं फिक्स्ड बेड रिएक्टर पे। फिक्स्ड बेड रिएक्टर एक ट्यूबुलर रिएक्टर है जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट पार्टिकल्स की पैकिंग की जाती है और इस रिएक्टर में जो रिएक्शन मिक्सचर होता है यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो इस सॉलिड इस कैटलिस्ट पार्टिकल के बेड से पास होते हैं, वो गुजरते हैं। इसमें एक लार्ज डायमीटर का सिलेंडर होता है जिसमें मल्टीपल कैटलिस्ट के बेड हो सकते हैं या कैटलिस्ट की पैरेलल ट्यूब्स हो सकती हैं। अगर प्रेशर ड्रॉप हमें कम चाहिए तो हम कैटलिस्ट के बड़े पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हैं। इस रिएक्टर का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो हिट्रोजीनियस कैटलाइज्ड गैस फेज रिएक्शन को कैटलाइज करने में किया जाता है। हिट्रोजीनियस रिएक्शंस वो होती हैं जहां पर रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट सब अलग फेज में हो, यानी कि फेज अलग अलग हो। तो रिएक्टेंट हमारे इसमें गैसेस फेज में होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं, और कैटलिस्ट हमारा किसमें होता है, सॉलिड फेज में हमारा। तो ये हिट्रोजीनियस गैस फेज रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। डायग्राम पे आते हैं। देखिए इसमें 3 डायग्राम दिखाए गए हैं, तीनों के मैं बताता हूं। डायग्राम ए देखिए, फर्स्ट डायग्राम, इसमें हमने क्या किया, पैक्ड बेड है। इस पैक्ड बेड में कैटलिस्ट बीच बीच में है, ठीक है। जब गैस जाएगी इसमें तो वो कैटलिस्ट से पास होके जाएगी। कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई रिएक्शन पहले 2 घंटे में हो रही थी तो हो सकता है कैटलिस्ट की सहायता से वो आधा घंटे में हो जाए। तो कैटलिस्ट का काम इतना ही होता है कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करता। यानी कि अगर कोई रिएक्शन पहले 70% कन्वर्जन था किसी रिएक्शन में, तो कैटलिस्ट से भी वो 70% ही रहेगा, वो 80% नहीं हो जाएगा। बस इतना काम कैटलिस्ट करेगा कि वो जो 70% कन्वर्जन आ रहा था बिना कैटलिस्ट के, वो 2 घंटे में आ रहा था, तो वो उसको वो आधा घंटे में ले आएगा। दूसरा अरेंजमेंट है, दूसरा अरेंजमेंट, अच्छा इसमें क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, तो उसके लिए हमने कूलेंट की अरेंजमेंट दिया है। एक तरफ से कूलेंट जाएगा और ऊपर से कूलेंट साइड से निकल जाएगा। दूसरा अरेंजमेंट है हमारा जिसमें हमने पैरेलल ट्यूब्स लगाई हैं। इन ट्यूब्स में ही हमारा कैटलिस्ट भरा हुआ है, गैस इन्हीं से पास होगी और रिएक्शन करेगी। कूलेंट का अरेंजमेंट इसमें भी दिया गया है। ये अरेंजमेंट वैसा ही है जैसे शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में होता है। शेल में कूलेंट फ्लो करेगा और ट्यूब्स में हमारा कैटलिस्ट की पैकिंग होगी, वहां से हमारा गैस फ्लो करेगी।
तीसरा अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें हम स्मॉल स्मॉल बेड्स लगाते हैं कैटलिस्ट के। तो इसमें जो पहला बेड होगा वो बहुत कम कैटलिस्ट होगा उसमें, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे रिएक्शन हमारा कन्वर्जन कुछ पहले फेज में हो जाएगा, ऊपर चले कुछ रिएक्शन वहाँ हो जाएगी, और ऊपर चले कुछ रिएक्शन वहाँ हो जाएंगी। ऐसे ऊपर पहुँचते पहुँचते रिएक्शन हमारी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जो आगे ऊपर का बेड होता है उसमें हम कैटलिस्ट का अमाउंट ज़्यादा रखते हैं। इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज इसकी ये है कि इसमें पर यूनिट वेट ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्जन हाईएस्ट मिलता है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्या है? सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि इन रिएक्टर्स में, यानी कि फिक्स्ड बेड रिएक्टर्स में, हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है इनमें। दूसरा, इनमें जगह जगह हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। हॉटस्पॉट्स वो एरियाज होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर टेम्परेचर आसपास के एरिया से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोलिंग अच्छी नहीं हो पाती, तो इसीलिए हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं इसमें। फिर क्या होता है कि इन रिएक्टर्स में कैटलिस्ट का रीजनरेशन और रिप्लेसमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कैटलिस्ट को रीजनरेट करना है या उसको रिप्लेस करना है तो आपको रिएक्टर बंद करना पड़ेगा, उसके बाद कैटलिस्ट को आपको रीजनरेट या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक ट्रबलसम प्रॉब्लम है, आपको प्लांट शट डाउन करना पड़ जाता है इसके लिए। और चौथा है कि इसमें चैनलिंग हो जाती है। चैनलिंग क्या होती है? चैनलिंग में लिक्विड क्या, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो अपना एक रास्ता बना लेता है। वो प्रॉपर पूरे कैटलिस्ट फेज में या रिएक्टेंट से वो मिक्स नहीं होता, वो अपना एक अलग रास्ता बना लेता है, और सारा का सारा जो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट है वो उसी रास्ते पे से निकलना शुरू हो जाता है, जिससे इनसफिशिएंट कांटेक्ट होता है, यानी कि प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होता और प्रोडक्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम होती है फिक्स्ड बेड रिएक्टर्स की। इन कमियों को दूर किया गया फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर एक तरह से CSTR का एनालॉगस है हेटेरोजेनस सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंटेंट्स भी वेल मिक्स्ड, पूरी तरह से मिक्स्ड होते हैं। जैसे CSTR में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है रिएक्टर के अंदर, टेम्परेचर का भी कॉम्पोजिशन का भी, वही फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में होता है। फर्क कितना होता है? वह होमोजेनस फेज रिएक्शन होती है या हेटेरोजेनस फेज रिएक्शन है। इसमें एक वर्टिकल सिलेंडर होगा जिसमें फाइन पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के कैटलिस्ट के। इसमें क्या होगा, जो फ्लूइड की स्टीम है जनरली गैस, वो हम बॉटम से इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके रेट, उसकी वेलोसिटी इस तरह से होगी कि जो कैटलिस्ट पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड स्टीम में सस्पेंड हो जाएंगे, हवा में आ जाएंगे, ऊपर कैरिड आउट नहीं होंगे, वो सिर्फ हवा में आ जाएंगे। और जिस वेलोसिटी पर गैस को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे वो होती है मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी, यानी कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिस पर हमारे कैटलिस्ट के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाए, हवा में आ जाए, उसे कहते हैं मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी। इन कंडीशंस में क्या होगा, जो कैटलिस्ट का बेड है वो एक बॉइलिंग लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, जिससे रिएक्शन मिक्सचर और टेम्परेचर पूरे बेड का वो सेम रहेगा। डायग्राम पे आते हैं। देखिए, नीचे से हमने रिएक्टेंट गैस इन करी, ये फ्लूइडाइज्ड बेड है, यानी कि इसमें कैटलिस्ट के पार्टिकल्स है जो हम सस्पेंड रहेंगे। यहां पे प्रॉपर रिएक्शन होगी इसमें, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, बॉइलिंग लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं गैस हमारी, तो टेम्परेचर का और कॉम्पोजिशन का प्रॉपर इसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी और गैस हमारी ऊपर से निकल जाएगी। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है इस रिएक्टर की, कि इसमें हम कैटलिस्ट को रीजनरेट हैंड टू हैंड कर सकते हैं। हमें ये नहीं कि रिएक्टर बंद करना पड़ेगा। कैसे आता है, हमने कैटलिस्ट को लेके आए नीचे और ऊपर से नीचे से ये एक रीजनरेटर गैस दी हमने, साथ में ही एक रीजनरेटर लगा होता है एक फ्लूइडाइज्ड बेड की फॉर्म में ही। रीजनरेटेड कैटलिस्ट ये क्या होता है, ये फ्लूइडाइज्ड बेड में चला जाता है और वापस दोबारा से हमारे फ्लूइडाइज्ड बेड में ये आ जाता है। एरो के से आप देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ, जो हमारा स्पेंट कैटलिस्ट है वो नीचे आया, वहां से रीजनरेटेड, नीचे से ही रीजनरेटर गैस गई उसमें, रीजनरेटेड कैटलिस्ट फ्लूइडाइज्ड बेड में आया,
जिसे हम रीजनरेटर भी कहते हैं। यहाँ पे रीजनरेशन हुआ और रीजनरेशन होने के बाद कैटलिस्ट हमारा वापस फ्लूइडाइज्ड बेड में आ गया, रिएक्टर में आ गया। तो इसमें हमें प्लांट को शट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंटिन्यूसली हम रीजनरेशन कैटलिस्ट का कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसकी। क्योंकि इस रिएक्टर में टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है तो कोई हॉटस्पॉट्स नहीं बनते। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कैटलिस्ट को रीजनरेट करना इसमें आसान है, रिएक्टर को शट डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये रिएक्टर हम तब यूज करते हैं जब हीट इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो और कैटलिस्ट का फ्रीक्वेंट रीजनरेशन हमें चाहिए। ये रिएक्टर ज्यादा फीड को हैंडल कर सकता है और अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल हमें इसमें मिलता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, जैसे कि रिएक्टर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ जो कैटलिस्ट रीजनरेशन इक्विपमेंट होता है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ये कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसकी ये दो डिसएडवांटेजेस हैं। वरना हीट्रोजीनियस गैस रिएक्शन के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल, कन्वर्जन यानी कि हमें जो हाईएस्ट कन्वर्जन मिलती है, टेम्परेचर कंट्रोल में मैक्सिमम मिलता है और कोई हॉटस्पॉट्स वगैरह भी, चैनलिंग वगैरह नहीं होती है। अब आता है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ रिएक्टर। कि जो रिएक्टर है उसका सिलेक्शन किन फैक्टर डिपेंड करता है। सबसे टाइप ऑफ रिएक्शन की होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, गैस फेज है, लिक्विड फेज है, उसी के हिसाब से हमारे रिएक्टर्स हैं। गैस फेज रिएक्शन है तो ट्यूबुलर रिएक्टर्स यूज करने पड़ेंगे हमें। लिक्विड फेज रिएक्शन हम CSTR यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन का स्केल क्या है कि बैच रिएक्टर यूज करेंगे या कंटिन्यूअस रिएक्टर्स यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जैसे मैंने बताया कि आपको फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या हम CSTR यूज या प्लग फ्लो यूज करके वो अपनी कंडीशंस को मैच कर सकते हैं जो हमें चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, जैसे FBR में फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमें रिएक्टर को शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, हम कैटलिस्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन CSTR उसमें बैच में फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कभी भी बैच को रोक सकते हैं। बैच निकाल दिया हमने, उसे रोक दिया, लेकिन CSTR में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जब कोई कंटिन्यूस इनपुट है, कंटिन्यूस आउटपुट, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। रिएक्टर की लाइफ कितनी है, कि रिएक्टर कितने सर्विस लाइफ क्या है रिएक्टर की, कितनी आसानी से हम रिएक्टर, जो हमारा आज रिएक्टर है, अगर हम फ्यूचर में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो कितने आसान से रिएक्टर मॉडिफाई कंडीशंस में काम कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी पर्पस, कि रिएक्टर की सेफ्टी क्या है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लूइडाइज्ड बेड और फिक्स्ड बेड रिएक्टर समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करें, कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।